ये जो आज के दिनों में वक्फ बोर्ड कानून देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो माननीय मोदी जी की नेतृत्व वाली भारत सरकार ने जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाया है उसको लेकर के पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। सबसे बड़ी बात क्या है कि वक्फ बोर्ड या वक्फ कानून को हम समझें उसके पहले हम लोगों को वक्फ क्या है इस विषय को समझना बहुत ज़रूरी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि वक्फ एक उर्दू शब्द है और उर्दू में वक्फ का मतलब होता है दान। हिंदी में दान का मतलब होता है कि हम अपनी स्वेच्छा से हम किसी को दान दे रहे हैं। उसी तरह से वक्फ जो है मुस्लिम समुदाय में वो एक दान दिया जाता है। दान किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है, दान किसी देवी देवता को दिया जा सकता है, दान किसी संस्था को दिया जा सकता है, दान किसी भी चीज को, किसी भी रजिस्टर्ड बॉडी को दिया जा सकता है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये हर धर्म में, हर समुदाय में ये परंपरा है। भले ही उसके पुकारने का शब्द अलग हो, जैसे कि हम हिंदी में उसको दान कहते हैं और उर्दू में उसको वक्फ कहा जाता है, क्रिश्चियन उसको चैरिटी कहते हैं। तो लब्बो-लबाब ये है कि हम स्वेच्छा से अपने संपत्ति में से अगर कोई दान देते हैं किसी मंदिर को तो वह दान समझा जाता है और उर्दू में उसको वक्फ कहा जाता है। तो ये जो वक्फ की प्रक्रिया है, मैंने कई आर्टिकल को पढ़ने की कोशिश की है वक्फ के संबंधी। तो कहा यह जाता है कि 1351 में वक्फ की शुरुआत भारत में हुई। तब भारत में मुस्लिम आक्रांताओं का शासन हुआ करता था। वो आक्रांता हमारे मुल्क को अपने अधीन कर चुके थे। कई जो स्टेट्स हैं, रियासतें थी, वो आक्रांताओं के गिरफ्त में थी। तो सबसे बड़ी बात है कि कोई आक्रांता हमारे देश पर आक्रमण करके वह कुछ समय के लिए अपना राज सत्ता चलाता हो और वह वक्फ की बात करता हो और उसके राज काज में अगर कोई वक्फ का निर्माण होता है, यानी कि एक व्यक्ति ने कोई दान दिया, तो प्रश्न उठता है कि वो दान जो दिया गया वो दान किसको दिया गया। हम जब दान किसी को देते हैं तो हम दान पत्र तैयार करते हैं। तो क्या वक्फ जो दिया जाता है या वक्फ जो क्रिएट किया जाता है उसके लिए कोई पत्र है क्या, कोई डॉक्यूमेंट है क्या? ये एक पहला विषय है। मैं पूरे अपने जानकारी के हिसाब से कहता हूं कि वक्फ क्रिएशन में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट शायद ही हो, कुछ मामलों को छोड़ करके, कि वक्फ क्रिएशन में कोई डॉक्यूमेंट आपको दिखाए वक्फ बोर्ड कि इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से इस जो हमारे जो मुस्लिमों के जो आराध्य हैं उनके प्रति कोई वक्फ क्रिएट किया गया हो। कोई डॉक्यूमेंट ऐसा हो तो उसको अदालत देख सकती है, उसको सरकारें देख सकती है। आप फिर आए 1934-35 में वक्फ कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। अंग्रेज इस देश को धर्म के आधार पर बांटने के लिए जो भी कर सकते थे उन्होंने किया। तो 1934-35 में उन्होंने वक्फ कानून बना करके वक्फ बोर्ड का निर्माण किया और उसके तहत उनको कुछ पावर दिया गया। लेकिन जो अहम मुद्दा है, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। और विभाजन जो पार्टीशन ऑफ इंडिया एक्ट आया, उस एक्ट के पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कुछ सर्वे करवाए
पार्टीशन को अंजाम देने के लिए, टू नेशन थ्योरी को अंजाम देने के लिए उस रिपोर्ट में जो तैयार किया गया वो बिल्कुल धर्म के आधार पर था। और कौन सा इलाका भारत का वो नए डोमिनियन का पार्ट बनेगा, इसका सर्वे कराया गया। और जो मुस्लिम बहुल इलाका था उसको न्यू डोमिनियन का पार्ट बनाने का मसौदा तैयार किया गया। उसके आधार पर पार्टीशन ऑफ एक्ट बना और उसको इंप्लीमेंट किया गया। तो जो न्यू डोमिनियन यानी पाकिस्तान का जो भूभाग बना, उस भूभाग में भारत के अन्य हिस्सों से जो डोमिनियन बना, उसी के अन्य हिस्सों में जो रहने वाले मुसलमान थे उनको भी नए राष्ट्र में जाने का इजाजत दिया गया। उनको कहा गया कि आप वहां चले जाएं। और इसी के तहत तमाम मुस्लिम यहां से निकल करके पाकिस्तान में गए, जो नहीं गए यहां रह गए। अब प्रश्न ये उठता है कि जब धर्म के आधार पर भूभाग का बंटवारा हो गया, मुस्लिमों को उनका भूभाग दे दिया गया, तो फिर भारत में रह रहे मुस्लिमों को वक्फ की जरूरत क्या पड़ी? तो जो पाकिस्तान से हिंदू भारत आए उनके जमीन का क्या? तो जो मुस्लिम यहां से भारत से छोड़ करके पाकिस्तान गए, उन तमाम पर हिंदुओं का, जिस तरह से हिंदू के प्रॉपर्टी पर पाकिस्तान में मुस्लिमों का कब्जा हुआ, उनके प्रॉपर्टी पर हिंदुस्तान में हिंदुओं का कब्जा होना था। लेकिन यहां जो व्यवस्था बनाई गई कि साहब मुस्लिम जो रह गए उनको हम रहने देंगे, इसका मतलब नहीं कि वो वक्फ बोर्ड और वक्फ कानून बना करके जो बचा हुआ भूभाग भारत का था उस पर वो कब्जा जमाएंगे। ये मंशा कतई भारत की संविधान की नहीं थी। ये मंशा कतई भारत की संविधान सभा की नहीं थी। ये मंशा कतई भारत की सरकार की नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पे जो स्वतंत्रता के बाद जो सरकारें बनी इस देश के अंदर, जो 1954 में वक्फ कानून बनाने का नए ढंग से काम किया, और वो वक्फ कानून बना करके जिस तरह से मुसलमानों को इस देश में हिंदुओं के बराबर हक देने का काम किया, वहीं पे संवैधानिक भूल भारत की तत्कालीन सरकार से हुई। और उस भूल को 1995 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने दोबारा नए सिरे से वक्फ कानून को ला करके और उसमें जो कमियां थी उसको और सशक्त करके कि किस तरह से हिंदुओं के जमीन को, किस तरह से सरकारी जमीन को वक्फ के अधीन कब्जा करवा करके उसको कानूनी जमा पहनाया जाए, इस पर 1995 का वक्फ कानून ने काम किया। वो क्या था कानून कि वक्फ, सबसे बड़ी बात है कि वक्फ है क्या, इसको किसी भी डिबेट में ठीक से इस पर डिबेट नहीं किया गया कि साहब जब कोई दान दाता है तो दान पत्र होगा, वक्फ आपने क्रिएट कैसे किया? तो वक्फ क्रिएट करने की आप देखेंगे बात, तो जो वक्फ का जो डेफिनेशन है 1995 के कानून में, उस डेफिनेशन के आधार पर अगर आप तौलें तो इतनी जमीन जो आज लाखों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, वो जमीनें आई कहां से? उस जमीन का टाइटल डीड जिसने वक्फ क्रिएट किया उसके पास था भी कि नहीं? तो टाइटल डीड जब तक नहीं होगा तो उस प्रॉपर्टी का वक्फ करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वक्फ एक्ट का ऐसा निर्माण किया गया कि टाइटल डिस्प्यूट भी अगर कोई देखना हो तो वक्फ बोर्ड या उसकी अपीलेट ट्राइब्यूनल करेगी। अब उस अपीलेट ट्राइब्यूनल में कौन लोग थे? वो सारे मुस्लिम समाज का कब्जा उसके ऊपर था। तो वो फैसला जो भी देते आए अब तक, वो अपने मुस्लिम कानून के हित में और मुस्लिमों के हित में देते आए, वक्फ के हित में देते आए। पहली बार मोदी जी की सरकार ने उस कानून में तब्दीली करने के लिए अमेंडमेंट बिल लाया, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि मुस्लिम 100% उसके एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड में हो, उसके
बदले उसको यूनाइटेड गवर्नेंस की बात कही गई है, ताकि उसमें हर समुदाय के लोग, क्योंकि हिंदुओं की जमीन को भी वक्फ में डाल दिया गया है, सरकार की जमीन को भी वक्फ में डाल दिया गया है, तो उसमें हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हो, सरकार का रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हो? और तभी तो इम्पार्शियल वे में वो बोर्ड या अपीलेट ट्राइब्यूनल डिसीजन लेगी। दूध का दूध, पानी का पानी तभी हो पाएगा, जस्टिस तभी हो पाएगी। तो जब जस्टिस ओरिएंटेड व्यवस्था करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने कदम बढ़ाया अमेंडमेंट बिल ला करके, तो आज उस पर पूरे देश में ये जो शोर शराबा मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं या जो सो कॉल्ड सेकुलर लोग कर रहे हैं, क्या ये वोट की राजनीति नहीं है? ये सभी वोट की राजनीति से प्रेरित होकर के इस देश की जो बची खुची हुई जमीन है विभाजन के बाद, उसको भी मुस्लिमों के हवाले कर देना चाहते हैं। इसका मतलब पाकिस्तान के बाद, बांग्लादेश बनने के बाद, क्या इस राष्ट्र को भी मुस्लिम राष्ट्र बनाना है? क्या यहाँ की जो राजनीतिक दल है, चाहे वो कांग्रेस हो या जो समाजवादी जो विचारधारा के जो दल हैं, ये सभी इस राष्ट्र को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की दिशा में काम नहीं कर रहे हैं? ये ऐसी बातें हैं कि इस अमेंडमेंट बिल के नाम पर जो चित्कार सो कॉल्ड सेकुलर फोर्सेज कर रही हैं, वो इस बात को साबित कर रही हैं कि यहाँ के जो हिंदू समाज, यहाँ का जो जैन समाज, यहाँ का जो बौद्ध समाज, यहाँ का जो ईसाई समाज है, उसके साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। और मिला जुला करके कुल लबो लबाब यह है कि इसको दूसरा मुस्लिम राष्ट्र बनाने की दिशा में कवायद है। नहीं तो क्या इस राज्य का 25% भूमि वक्फ बोर्ड को आजादी के बाद, देश के विभाजन के बाद उनके पास होने का मतलब क्या है? तो इस पर एक इंक्वायरी की जरूरत है। इसी सारी बातों को ध्यान में रख करके पार्लियामेंट में जब ये अमेंडमेंट बिल लाया गया, तो आज लोग बिलबिला रहे हैं। उनको रास्ता नहीं सूझ रहा है कि इसका समाधान कैसे हो। लेकिन मैं इस बात के लिए माननीय मोदी जी और उनकी सरकार को और भारत के संसद को बधाई देता हूं कि जिन्होंने इस पर विचार करना शुरू किया है, ये बिल लाया गया है। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि पूरा भारत का पार्लियामेंट अगर उनमें भारतीयता जो है उसको बरकरार रखते हुए, अपने भारतीयता को सर्वोपरि रखते हुए इस बिल को वो अवश्य पास करेंगे। और अमेंडमेंट ये निहायत जरूरत है। इस देश में गैर कानूनी तरीके से हिंदुओं के जमीनों को भी, उनके गांवों को भी वक्फ प्रॉपर्टी बनाकर के जो समाहित किया गया, इस देश में जितने बड़े बड़े धर्म स्थलों से संबंधित जो विवादें चल रही हैं, वो वक्फ बोर्ड के नाम पे ही चल रही हैं। इन विवादों को अगर खत्म करना है तो वक्फ बोर्ड का पुनर्निरीक्षण, वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल है उसका पास होना नितांत आवश्यक है। इसीलिए मैं आपके चैनल से गुजारिश करूंगा कि जो अमेंडमेंट सरकार ने सुझाया, सरकार ने क्या अमेंडमेंट सुझाए हैं? पहला अमेंडमेंट है कि साहब ये जो बॉडी है वक्फ बोर्ड, इसको यूनाइटेड बॉडी बनाया जाए और हर धर्म के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए उसमें, जो स्टेक होल्डर हैं। दूसरी बात कि वक्फ बोर्ड या उसके अपीलेट ट्राइब्यूनल में सरकार की रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, इसमें क्या बुराई है? तीसरा उसमें है कि साहब जो आप मुस्लिम समुदाय के, सुन्नी समुदाय से आप जो बहुतायत देते हैं, आप शिया और उनके और जो बोहरा कम्युनिटी और भी जो कम्युनिटी, उनका भी रिप्रेजेंटेशन दो उसमें। तो आप सुन्नी के अलावा जो दूसरे सेक्ट है मुस्लिम का, उसका रिप्रेजेंटेशन आप क्यों नहीं देते हैं उसमें? इसमें क्या बुराई है? उसके बाद उनका कहना है कि साहब जो कहा गया है कि अपीलेट ट्राइब्यूनल के बाद जो आदेश है उसको फाइनल समझा जाएगा, उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इस अमेंडमेंट के माध्यम से कहा गया है कि साहब अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है वक्फ बोर्ड की, उसका जो भी डिसीजन होगा उसको हम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू का पावर तो सारे हाई कोर्ट्स को है, तो वो वक्फ बोर्ड के तहत जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है उनके आदेश पर जुडिशियल रिव्यू क्यों नहीं होगी? इसका मतलब कि भारत की संविधान वक्फ बोर्ड के ऊपर नहीं है और भारत
का संविधान के तहत जो धारा 226 और 32 है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू का पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। तो एक तरह से आप संविधान को भी वक्फ बोर्ड के मातहत मानते हैं। संविधान वक्फ बोर्ड से ऊपर नहीं हो सकता है, यही आपकी विचारधारा है। तो जब संविधान सारे ट्राइब्यूनल्स के ऑर्डर को हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिव्यू करने का उनको पावर देता है, तो वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल का जो आदेश है उसको रिव्यू क्यों नहीं किया जा सकता है? तो इन तमाम जो विषमताओं को ध्यान में रखते हुए अमेंडमेंट बिल लाया गया है। इन पहलुओं पे आपने पब्लिक में कभी किसी विपक्ष के नेताओं के द्वारा चर्चा सुना है कि जो लाया गया है बदलाव, वो बदलाव किस तरह का है, उसकी प्रकृति क्या है, उस बदलाव के माध्यम से क्या चीज नया जुड़ेगा, कैसा जो पुराना एक व्यवस्था था उसको दूर करने की एक व्यवस्था बनाई जा रही है। तो इन विषयों पर बहस होनी चाहिए कि आखिर जो भारत की सरकार अमेंडमेंट लाना चाह रही है, अमेंडमेंट है क्या, किन बिंदुओं पर अमेंडमेंट है, उस अमेंडमेंट का प्रभाव क्या पड़ेगा, उस अमेंडमेंट से समाज का भला क्या होने वाला है, उस अमेंडमेंट से किस तरह से कम्युनल सौहार्द बनेगा। इन बिंदुओं पे चर्चाएं विपक्ष के लोग नहीं कर रहे हैं। वो बिना वस्तु स्थिति को जनता के समक्ष रखे, वो सिर्फ सरकार के ऊपर किस तरह से हम हमलावर हों इसकी व्यवस्था सोच रहे हैं। तो इसलिए मैं उचित समझा कि आपके चैनल के माध्यम से जो अमेंडमेंट है उसके मुख्य बिंदुओं पर मैंने प्रकाश डालने की कोशिश की है, और मुझको उम्मीद है कि जो भी आपके दर्शक हैं वो इस पर विचार करेंगे, गौर फरमाएंगे, और जो भी नया सुझाव हो वो संसदीय समिति के समक्ष अपनी सुझाव रख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।